70 में पॉलीसैकेराइड के लिए ग्लाइकोसिडिक लिंकेज वाला बता तो दिया था मैंने कि उसमें करना क्या है, अल्फा और बीटा के बीच में सिर्फ ये जो दो लिंकिंग साइड थे उनमें से H2O अलग करना है और आपको ऑटोमेटिकली उसमें दिखेगा कि ये ऑक्सीजन एक बाइवेलेंट ऑक्सीजन से जुड़ रहा है। यही वाला जो लिंकेज है यही है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक, मैंने ये होमवर्क दिया था कि सुक्रोज, माल्टोज वगैरह जो है और लैक्टोज, इनको बुक से देख करके प्रैक्टिस करने, जो आप सबके चेहरे देख के मुझे भरोसा है कि नहीं किए होंगे, बस कोचिंग के टाइम टिम टाम किए चले आए। चलो हेडिंग डालो बेटा, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। अब आपका बोर्ड कोई सा भी हो, ये चैप्टर और इसके बाद जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर है वो एकदम इजी और क्वेश्चन का पैटर्न, क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बिल्कुल सेम है, बहुत इजी है। और याद करो मैंने पहले ही बोला था बेटा, अपना पहला टारगेट क्या है, आउट ऑफ 70 पहला टारगेट है 23 स्कोर करना, 23 सेव करना। 23 में ये जो दो चैप्टर हैं डी एंड एफ ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन, इसमें एक का वेटेज है मेरे ख्याल शायद 6 नंबर और एक का वेटेज है शायद 7 या 8 नंबर, मतलब 13-14 नंबर तो कहीं नहीं गए। तो 23 में से 2 यूनिट ही आपको 13-14 मार्क्स दिला देंगे। अगर 13 भी पकड़ते हो तो 23 में से कितना हो गया बेटे, 13 इन दो चैप्टर से मिल गया, बाकी बचा कितना, 10। अब इस 10 के लिए आपके पास 8 यूनिट बचे पड़े हैं, यानी कि ऑन एन एवरेज एक एक यूनिट से कितने का सही होना चाहिए, 1.2 मार्क्स। ठीक, मेरे ख्याल से इतने गधे तो बिल्कुल भी नहीं हो कि एक यूनिट से 1.2 मार्क्स लेके आओ, है कि नहीं। यस, कहानी का कंक्लूजन ये है कि एनुअल एग्जाम में पास होने से किसी का बाप नहीं रोक पाएगा तुमको, बस स्ट्रेटेजिकली पढ़ाई करनी है और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है। चलो डी एन एफ ब्लॉक, इसमें एक तो बिल्कुल फिक्स सेट ऑफ क्वेश्चन है और ये वाला क्वेश्चन जो है ये स्टेट बोर्ड में जनरली पूछते ही पूछते हैं। क्वेश्चन है कि राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ 3D एलिमेंट्स या 4D एलिमेंट्स। ठीक, वहीं से चालू करते हैं क्योंकि ये वाला सेम क्वेश्चन लास्ट ईयर का जो सीबीएसई का कंपार्टमेंट था यानी कि सप्लीमेंट्री, उसमें ये आया था किस हिसाब से कि 3D 1 से 3D 6 तक जितने एलिमेंट हैं उन सब को लिख दो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक, तो चलो पहले देखते हैं कि डी ब्लॉक में क्या क्या आता है। डी ब्लॉक में आता है अपना 3D सीरीज। 3D सीरीज स्टार्ट होता है स्कैंडियम से 21। ठीक, चलता है अब ये कैसे, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, फिर मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। 21, 22, 23, 24, डन। याद रखने का तरीका बहुत आसान, साइंस टीचर विनीता कृपलानी, मन फेंको नी क्यों जान। स्टार्टिंग का कुछ सुनाई नहीं दिया, लास्ट में जो जान बोला वो सुनाई दिया, बेहुदा आदमी, शट अप। साइंस टीचर विनीता कृपलानी, मन फेंकोनी क्यों जान। अच्छा, अब ऑफबाउ प्रिंसिपल के हिसाब से, ऑफबाउ प्रिंसिपल के हिसाब से 3D में इलेक्ट्रॉन जाने के पहले किस में इलेक्ट्रॉन जाएगा, 4s, यानी कि इस वाले का तो होगा क्या 4s2 3d1, डी में तभी जाएगा जब 4s भरे। अच्छा, अब 21 में से 3 इलेक्ट्रॉन तो यहां आ गए, बाकी बचे कितने, 18। तो स्कैंडियम से जस्ट पहले कौन सा नोबल गैस है जिसका 18 है, आर्गन। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा, आर्गन 18 4s2 3d1। एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आएगा कि 3D सीरीज के जितने भी एलिमेंट हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो या फिर ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने, अगर एग्जाम हॉल में बैठ के नहीं याद आ रहा बेटा कि यहाँ पे 1s2 2s2 2p6 3s2 कितना चलाना है, कैसे चलाना है, मत दिमाग लगाओ, इतना याद रखो। ये तो रख लोगे ना, ये तो बहुत आसान है। चलो अब एक काम करो, एक एक करके डी में इलेक्ट्रॉन भरते चलो। क्या आएगा, 4s2 3d2,
4s2 3d 4s2 3d होना चाहिए था, लेकिन ये एक्सेप्शन है। ये क्या करता है, आप दिमाग में बिठा लीजिएगा, D4 और D9 ये दोनों कभी भी किसी एलिमेंट को ग्राउंड स्टेट में नहीं मिलते। ठीक, अभी ग्राउंड स्टेट में ही चल रहा है। तो D4 जब भी होगा तो ये क्या करेगा, D4 अगर मिला तो वो D5 होना चाहेगा, और D9 अगर मिलेगा तो वो D10 होना चाहेगा। ठीक, तो ये D4 से D5 कैसे हो सकता है जब इसमें से एक ये शिफ्ट करा ले। तो ये होना चाहिए था, लेकिन होता क्या है, वो 4s1 3d5, ये 4s2 3d5, ये 4s2 3d6, 4s2 3d7, 4s2 3d8, 4s2 3d9। अगेन कहानी गड़बड़ हो गई। ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां खींच लेगा और कैसा रहेगा 4s1 3d10, और ये बेचारा 4s2 3d10। डन, कितना आसान है। और इन सब के पहले आर्गन 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 जोड़ लेना। डन। चलिए, अब आती है बारी 4d सीरीज। ये स्टार्ट होता है यट्रियम से 39, पीरियोडिक टेबल मतलब वो रेडीमेड में मजा नहीं आता, खुद से मजा आता है। इसको याद रखने का तरीका, यारी जरा निभा मौत तक, रुकावट राह में पड़े आग में कूद। डन। 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48। डन। चलो, अब 4D में जाने के पहले अकॉर्डिंग टू ऑफबाउ किस में जाता है, 5s। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा 5s2 4d1। बताओ इसके सामने कौन सा नोबल गैस लिखूं, बताइए। हाँ, आर्गन क्यों आएगा बेटे, आर्गन का तो 18 है। 36 किसका आएगा, देखो 39 में से 3 तो आ गए, बचे 36। 36 किसका होता है, चलो मैं याद दिला देता हूं। हिना, निना और करीना ने 0 रन दिए। क्रिप्टॉन इसका है 2, इसका है 10, इसका है 18, इसका है 36, इसका है 54, इसका है 86। ठीक, ठीक, बिल्कुल जो काम यहां किया था वही काम इसमें भी चला दो। क्या बनेगा भाई, 5s2 4d2, 5s2 4d3, 5s2 4d4 हो रहा था, लेकिन होगा क्या, एग्जैक्टली, वेरी गुड, 5s1 4d5। इसका 5s1 सॉरी 5s2 4d5। इसका 5s2 4d6,
5s2 4d 7, 5s2 4d 8, 5s2 4d 9। अगेन सेम कहानी, कैसा हो गया? 5s1 4d 10, और ये क्या होगा? 5s2 4d 10। डन। 5d भी होता है अपने पास, लेकिन 5d का क्वेश्चन जनरली इसमें नहीं रहता। ठीक, 5d की जरूरत कब पड़ेगी? जब हम लोग f ब्लॉक में आएंगे और d ब्लॉक और f ब्लॉक में एक कॉमन टॉपिक होता है लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, उसमें। अभी फिलहाल के लिए इन दोनों को देखो, जल्दी से लिखो तो, थोड़ा स्पेस देके लिखना। ओ भैया कॉपी कहाँ है? बहुत
कॉपर, सॉरी क्रोमियम, कॉपर, मॉलिब्डेनम और सिल्वर, इन चारों का जैसा आना चाहिए था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वैसा नहीं है, एक्सेप्शन है। तो इन चारों को ना बेटा वहीं वहीं पे छोटे छोटे बॉक्स में बंद कर लो, ताकि जब पढ़ने बैठो तो वो चारों अलग से हाईलाइट हो। ठीक, क्योंकि हो सकता है बोर्ड में जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए पूछे तब इनको ऐसा डायरेक्टली नहीं पूछे। डन। अब वो कैसे पूछेगा, जैसे कॉपर, कॉपर का होना क्या चाहिए था, 4s2 3d9 होना चाहिए था ना, लेकिन अब क्या है ये 4s1 3d10। मान लो क्या हो सकता है कि ये पूछ ले आपको बोर्ड कि कॉपर +1 का कितना होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर ये चीज याद नहीं है कि 4s1 3d10 है, तब आप तो दिमाग में क्या लेके चलोगे, 4s2 3d9 गिनती कर करके। अब +1 का मतलब एक इलेक्ट्रॉन उड़ाना है, एक इलेक्ट्रॉन किस में से उड़ाओगे आप, 4s में से, क्योंकि 4 मतलब बाहर का ऑर्बिट, उसमें से जो एक इलेक्ट्रॉन उड़ाओगे तो क्या लिख करके आ जाओगे आप गलती से, 4s1 3d9, ये लिख के आओगे ना, जो कि नंबर तो कट गया। लेकिन अब आपको मालूम है कि इसका क्या था, 4s1 3d10, तो +1 मतलब एक इलेक्ट्रॉन उड़ाने के बाद कितना बचेगा, 4s0 3d10। ये लीजिए आ गए एक नंबर आपकी झोली में। डन। तो इन चारों को डब्बे में बंद कर लिए, एक ये, एक ये, एक ये और एक ये। डन। लास्ट ईयर आप लोगों ने पीरियोडिक प्रॉपर्टीज वाले चैप्टर में पढ़ा है एटॉमिक साइज, मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। तो 3D और 4D में एटॉमिक साइज किधर तक के डिक्रीज हो रहा है, यहां पे डिक्रीज होता है। अच्छा, कहां पे डिक्रीज होता है देखो, कहां बनाऊं, यहां पे, चलो एक छोटा सा बना देते हैं। सॉरी, एटॉमिक साइज जो है वो इसका क्या बोलना चाहिए, मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होता है। ठीक, ये लो भाई, डिक्रीज होता गया, डिक्रीज होता गया। जैसे ही कॉपर आएगा तो कॉपर और क्रोमियम और मैंगनीज में देखो क्या है, डी जो है वो सेम है। ठीक, और 4s में एक बढ़ गया है, यानी कि यहाँ पे हल्का सा बढ़ता है। ठीक, किधर पे बढ़ा भाई, क्रोमियम और मैंगनीज के बीच में, फिर मैंगनीज से कम होगा, कम होगा, कम होगा, कहाँ तक, कॉपर तक, फिर कॉपर से हल्का सा बढ़ेगा कहाँ, जिंक तक। ठीक, बिल्कुल ऐसा ही हो सकता है आपकी बुक में थोड़ा सा और अच्छा सुंदर सा डायग्राम हो, लेकिन डायग्राम इसका ऐसा ही मिलेगा ग्राफ। ठीक, ये डायग्राम किसका बेटे, ये डायग्राम है एटॉमिक साइज का। ठीक, अच्छा, अब अगर आप लोगों को बोले कि डायग्राम या ऐसा ग्राफ प्लॉट करके बताओ किसके लिए, आयनिक पोटेंशियल, क्या बोलते हैं उसको, आयोनाइजेशन पोटेंशियल के लिए। आपको मालूम है कि मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, डिक्रीज नहीं होता, इंक्रीज होता है। ठीक, तो इंक्रीज होते 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 देखो अब यहां पे क्या गड़बड़ हो गई, मैंगनीज का एटॉमिक साइज क्रोमियम से बड़ा है, और आपको मालूम है एटॉमिक साइज बढ़ता है तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल वैल्यू कम हो जाती है। तो ये गया, हल्का ऐसे आया क्रोमियम और मैंगनीज के बीच, फिर बढ़ा कहाँ तक, कॉपर तक, फिर हल्का सा कम हो गया, किधर आ गया, जिंक पे। ठीक, तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल का ग्राफ ऐसा मिलेगा। 3D हो गया, और 4D के लिए भी अगर करोगे तो 4D में भी ऐसा ही मिलेगा, यानी मॉलिब्डेनम तक ऐसे, फिर ऐसे। आया समझ में? इन दोनों को शॉर्ट में बनाइए जल्दी।
ठीक, ये 11th में पढ़ा हुआ है हम लोगों ने कि आयरन, कोबाल्ट और निकल का एटॉमिक साइज ऑलमोस्ट सेम रहता है, कांस्टेंट हो जाता है। तो जब आप और प्रिसाइजली बनाना चाहो तो इसको थोड़ा ऐसा भी स्लोप दे सकते हो। डन, उसमें क्यों रहेगा, हो गया, हो गया। चलो अब अगला टाइप ऑफ क्वेश्चन जो इस चैप्टर में से बनता ही बनता है, और इसमें ये जो अभी पढ़ाने वाला हूं इसमें आप लोगों को सिर्फ एक ही आंसर है, और वो आंसर है नंबर ऑफ अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, अब ये नंबर ऑफ अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं इस चैप्टर में से, जिसमें सबसे पहला है कलर ऑफ आयंस एंड कॉम्प्लेक्सेस। ठीक, अब इसका क्वेश्चन कैसे आता है, चलिए मैं आपको बताता हूं। कॉपर, एक क्वेश्चन है, कॉपर इज colorless while copper plus 2 या copper sulfate is colored, why? क्यों है ऐसा? मैंने अभी भी बताया कि ऐसे में आपका आंसर क्या रहेगा, आपको बस एक ही चीज फाइंड करनी है, वो है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कैसे फाइंड करोगे बेटे? कॉपर कैसा दिख रहा है यहाँ पे, 0 में है ना। ठीक, सिर्फ यही नहीं, अगर आपको कॉपर +1 में देता तभी भी, और इसमें भी कॉपर अगर ऐसा है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या जा रहा है, 4s1 3d10, और 3d10 का मतलब 3d में होते हैं अपने पास 5 लोब, और 10 का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्या इसके पास अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन बचा है? नहीं। अगर अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन नहीं मतलब कि कलर्ड नहीं। ठीक, इसलिए कॉपर जो है ये कैसा होता है, कलरलेस। अच्छा, कॉपर +1 होता तो +1 होने का क्या मतलब, ये वाला हटेगा ना। ठीक, तो अगर ये हट गया तभी भी क्या रह रहा है आपका कॉन्फ़िगरेशन 3d10। दोनों कंडीशन में ही कोई अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए ये क्या होंगे हमेशा कलरलेस। जबकि कॉपर +2 या कॉपर सल्फेट को देखोगे तो ये ऐसा होता है ना, मतलब सेम ही है। कॉपर +2 जो है वो कलर्ड है, क्यों? क्योंकि अब अगर कॉपर को आप कॉपर +2 बनाना चाह रहे हो तो क्या है कंडीशन, 4s1 3d10 में से एक इलेक्ट्रॉन इधर में से, एक इलेक्ट्रॉन इधर में से, क्या बच गया 3d9। अब दिमाग में बिठा लीजिए कि d1 से लेकर के d5 तक जितने भी इलेक्ट्रॉन है सब अनपेयर्ड है, और d6 से लेकर d10 तक नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए आपको करना क्या है, इसके लिए आपको करना है कि 10 माइनस जो भी उसका डी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो। जैसे यहां पे कितना आया 9, d6 से d10 के बीच में है मौर्य जी, हाँ। तो क्या करना है, 10 में से d9 माइनस कर दो, कितना बचेगा, 10 में से 9 हटाओ, कितना बचेगा, बस। यानी इसमें कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, 1। मुझे पता है मेरी बात पे भरोसा नहीं है अगर, ठीक, 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना बचा, ठीक। तो शॉर्टकट मारो, d6 से d10 अगर जा रहे हो तो 10 में से माइनस कर दो। अब जो कॉपर +2 है उसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जबकि इनके पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल में नहीं था। यही रीजन है कि ये क्या होंगे, कलर्ड, जबकि ये क्या है, कलरलेस। आया समझ में? ठीक, नहीं करता ना वो इसलिए क्योंकि इसकी ये आउटर का है ना, इसीलिए। और दूसरी चीज ये जो है ये हायर एनर्जी का है,
हायर एनर्जी वाला लोअर एनर्जी को जनरली दान नहीं देता, लेकिन आप जो इलेक्ट्रॉन का फ्लिप देखते हो वो क्या देखते हो कि ग्राउंड से मतलब लोअर से हायर जाता है वो। अच्छा, इसी का एक और एग्जांपल आपको चाहिए अगर, मैं बिल्कुल दे सकता हूँ। TiH2O6 3+ और TiH2O6 4+। वैसे जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब ये वाला को और आसानी से समझ पाओगे आप। अभी फिलहाल ये देखो, H2O का जो चार्ज का कंट्रीब्यूशन होता है वो होता है 0। तो 6H2O का मतलब 6 × 0, ये तो 0 हो गया। मतलब ये 3+ किसके कारण है? टाइटेनियम के कारण। तो यहाँ टाइटेनियम कौन से स्टेट में है? यहाँ पे टाइटेनियम कौन से स्टेट में होगा? अब क्वेश्चन है कि ये कलर्ड है, ये कलरलेस है, क्यों? पहली चीज तो दिमाग में बिठा लो, आंसर तो यही लिखना है आपको कि ये अगर कलरलेस है मतलब इट लैक्स अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन, या इट हैज नो अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन वाइल दिस हैज। ठीक, अब चलो हिसाब किताब करके देखते हैं। टाइटेनियम का कितना था? ये टाइटेनियम 4s2 3d2। ठीक, चलो 4 कहाँ चला गया? 4s2 3d2 +3 का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन उड़ाने हैं, 2 इधर से 1 इसमें से, क्या बचा? 4s1 3d1, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। +4 का मतलब, रुकना भाई, +4 का मतलब 4 इलेक्ट्रॉन उड़ाने हैं। या ये देखो, उतना मेहनत मत करो ना भाई, +3 का तो हिसाब किताब कर लिया, +3 में से एक और इलेक्ट्रॉन निकालोगे +4 बनेगा। यानी क्या होगा कहानी? 4s0 3d। ठीक, इसके पास कोई अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए ये कैसा है? डन। चलिए अभी आप लोग कुछ मत लिखो, ये अपलोड हो जाएगा रात को, उसमें से देख के आराम से लिखना। तो पहला तो टाइप ऑफ क्वेश्चन इस चैप्टर में से बनता है कि ये कलर्ड या ये कलरलेस, ये कलर क्यों, ये कलरलेस, सॉरी ये कलर तो ये कलरलेस क्यों। जैसे इसमें एक और एग्जांपल मैं दे सकता हूं आपको, जिंक। ठीक, जिंक जो है वो वाइट कलर्ड है, या जिंक जो है वो कलरलेस है, जबकि जिंक सल्फेट जो है ये वाइट कलर्ड का, मतलब वाइट कलर्ड कंपाउंड है। क्यों? यहां पे है 4s2 3d10, यहां पे ये +2 में है, +2 का मतलब जाएगा तो यही ना, 4s0 3d10। तो जब आपको ऐसे क्वेश्चंस मिले जिसमें एक चीज कलर्ड दूसरा कलरलेस, लेकिन दोनों में अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन सेम सेम चल रहा, मतलब उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है, दोनों में कुछ ऐसा मिल ही नहीं रहा है कि उसमें अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन है भी, दोनों में नहीं है ना, तब आप आंख बंद करके एक वर्ड लिख करके आएंगे, डी डी ट्रांजिशन। ठीक, क्या हुआ? जिंक कलरलेस है लेकिन ये वाइट कलर्ड है, क्यों? दोनों में तो सेम नंबर ऑफ डी ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन है और दोनों में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो रीजन क्या है? डी डी ट्रांजिशन। एक और एग्जांपल मैं इसका बताता हूं आपको, MnO4- पर मैग्नेट आयन इज लाइट कलर्ड या कलरलेस, जबकि आप KMnO4 को देखोगे तो ये लैब में देखा भी आप लोगों ने, ये तो अच्छा डार्क कलर्ड होता है, थोड़ा सा पर्पल पिंक ऐसा वॉयलेट टाइप का कलर रहता है इसका कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर। तो ऐसा क्या हो गया कि ये कलरलेस है जबकि ये उतना इंटेंस कलर्ड है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं, इसमें इसका +7 है, इसमें भी इसका +7 है। +7 का मतलब नॉर्मली इसका हो रहा था 4s2 3d5, +7 का मतलब सातों इलेक्ट्रॉन उड़ गए, 25 में से 7 हटा दिए, कितना बचा? 18 बचा ना। ठीक, 18 का मतलब P6 तक के भरा हुआ है, ये पूरा खाली है, 3D पूरा खाली, इसमें भी +7 मतलब इसमें भी 3D इसका पूरा खाली, लेकिन फिर भी वो कलर्ड है, क्यों? डन। चलिए
अगला जो इसमें क्वेश्चन बनता है वो है इंटेंसिटी ऑफ कलर। ये भी बिल्कुल सेम। इंटेंसिटी ऑफ कलर मतलब ये कंपाउंड लाइट कलर्ड जबकि वो कंपाउंड डार्क कलर्ड, क्यों? उसका भी आंसर क्या है? अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन। चलो मैं आपको इसका भी एग्जाम्पल देता हूं। जैसे FeOH ट्वाइस लाइट कलर्ड है जबकि FeCl3 बिल्कुल रस्ट के जैसा कलर है, बहुत जिद्दी रहता है इसका कलर, बिल्कुल ब्राउनिश टाइप। देखोगे आप लोगों ने लैब में यूज भी किया है FeCl3। क्यों ऐसा? यहां पे आयरन है +3 में, यहां पे आयरन है +2 में। ठीक, आयरन का क्या है कॉन्फ़िगरेशन? 4s2 3d6 +2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन उड़ाने हैं, इसमें से उड़ा दो। कितना अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन बचा इसके पास? क्या पैदल हो यार दोनों के दोनों। कौन सा वंदे भारत पकड़ना है तुम लोगों को कि एकदम हड़बड़ा के आनंद फानंद में कुछ भी अनाप शनाप आंसर दे रहे हो? 4 बचा है क्योंकि D6 से D10 तक जब रहता है तो 10 से माइनस करते हैं। इसके पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? 4 +3 का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन और निकालना है। किसमें से निकालोगे? इसमें से क्या बचेगा? 4s0 3d5। कितने अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन? जितने ज्यादा अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन उतना ज्यादा डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और उतना ही ज्यादा इंटेंस कलर्ड का मतलब इंटेंसली कलर्ड कंपाउंड। डन। चलो मुझे पता है आप लोगों को और एग्जांपल चाहिए, मैं बिल्कुल दे सकता हूं। FeCN6 3- FeCN6 2- 4-। ठीक, यहां पे साइनाइड का कितना रहता है चार्ज? -1। ये तो मालूम ही है ना आप लोगों को, साइनाइड पे चार्ज कितना रहता है? -1। तो यहां पे कितना हो गया? -6। -6 में क्या ऐड करोगे कि -3 बचेगा? +3। -6 +3 कितना बचता है? -। ठीक, इसमें बताओ तो हिसाब किताब क्या है? +2। -6 में क्या ऐड करेंगे तो -4 बचेगा? +2। ठीक, तो क्वेश्चन है कि FeCN6 4- कंपैरेटिवली लाइट कलर्ड है जबकि ये जो है K4FeCN6 ये तो इंटेंसली वॉयलेट कलर्ड होता है। क्यों? रिजल्ट आपके सामने है, रीजन आपके सामने है। इसमें 4 अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन, इसमें 5 अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन। आया समझ में? ठीक, चलिए अब अगला जो इसका एप्लीकेशन है वो है मैग्नेटिक बिहेवियर। मैग्नेटिक बिहेवियर के बेस पे 2 ही चीज आती है कि ये पैरामैग्नेटिक क्यों और वो डायमैग्नेटिक क्यों। क्या होता है बेटा पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक? याद करो तो। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाओ और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी सब्सटेंस पे कुछ असर नहीं पड़े तो वो डायमैग्नेटिक, और उस पे असर पड़े वो थोड़ा बहुत डिफ्लेक्ट हो जाए तो वो पैरामैग्नेटिक। बहुत देर तक रखने के बाद उसको हटा दोगे तो कुछ देर तक ये भी अगर मैग्नेट के जैसा बिहेव करेगा तो ये चीज फेरोमैग्नेटिक। ये पढ़ा हुआ है आप लोगों ने फिजिक्स में पहले शायद। ठीक है, अब डायमैग्नेटिक होने का रीजन क्या है? अगर उसके पास अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन रहा तो वो तो मैग्नेटिक फील्ड में कुछ तो भी इफेक्ट शो होगा ना उस पर, लेकिन या तो उसका जोड़ीदार मिल जाए यानी कि पूरा कपल्ड हो, या तो फिर पूरा खाली हो, तब उस पर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का असर आएगा क्या? नहीं आएगा ना। यानी अगर अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन है तो वो पैरामैग्नेटिक, नहीं है तो वो डायमैग्नेटिक। ठीक, दूसरी चीज जितना ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन उसका पैरामैग्नेटिक बिहेवियर उतना ही स्ट्रॉन्ग। ये भी समझ आ गया। अब मुझे बताओ जैसे इन दोनों में
कॉपर +1 और कॉपर +2, इन दोनों में ये मैं कर देता हूं, कॉपर +1 और कॉपर +2, इन दोनों में कौन है पैरामैग्नेटिक, कौन है डायमैग्नेटिक? Cu+1 जो है वो डायमैग्नेटिक और Cu+2 जो है वो है ये, ठीक। इन दोनों में बताइए, ये वाला पैरामैग्नेटिक, ये वाला डायमैग्नेटिक। डन। चलो अब इसमें का एक क्वेश्चन जो सीबीएसई को बहुत पसंद है वो ये कि TiO2 टाइटेनियम डाइऑक्साइड इज हाईली डायमैग्नेटिक, वाई? हाँ, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, एक ऑक्सीजन का होता है -2, तो कितना हो गया, -4, मतलब टाइटेनियम का कितना रहा, +4, और +4 का मतलब उसके पास d ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन नहीं है, d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक। इसी चीज का एक एग्जांपल मैं याद दिलाता हूं, आप लोगों ने आयरन मैन पार्ट 1 देखी है? आयरन मैन के सूट का नाम क्या है? मार्क 1। तो जब पार्ट 1 में मार्क 1 को पेंट करने की बारी आती है और वो जारविस से पूछता है इसको कौन से कलर में पेंट करें, तब वो क्या बताता है, रेड और गोल्डन और रेड में कर दो। रेड में के टाइम पे वो स्पेसिफिकली उसमें मेंशन करता है कि इसको टाइटेनियम डाइऑक्साइड से रेड पेंट करते हैं, याद है? उस टाइम पे वो बोलता है कि टाइटेनियम डाइऑक्साइड से क्यों पेंट करना है, ताकि रडार में ना आए। और रडार कैसे पहचानता है, जब कोई भी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट जाता है उससे जितना मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है उसी से कैप्चर करता है, तो जब मैग्नेटिक फील्ड में उसका असर आएगा ही नहीं तो वो पकड़ाएगा भी नहीं। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ मार्वल की मूवीज में साइंस लॉजिकल है, तो टाइटेनियम डाइऑक्साइड क्यों यूज कर रहे हैं उसमें? हाँ, क्योंकि वो डायमैग्नेटिक नेचर का है। डायमैग्नेटिक क्यों है? क्योंकि उसके पास टाइटेनियम +4 में है, मतलब नो, देयर इज नो अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन। डन। चलिए, अब कौन कितना ज्यादा पैरामैग्नेटिक या कौन कितना कम पैरामैग्नेटिक, इस चीज की जांच कौन करता है? इस चीज की जांच हम लोग करते हैं मैग्नेटिक मोमेंट से, कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, और इसको हम लोग शो करते हैं म्यू से, और इसका फॉर्मूला होता है n × n+2, जहां n क्या है, अगेन नंबर ऑफ अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन। अब खुद सोच के बताओ, सोच के क्या बताना, हम लोग इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। हाँ, आपको पूछा गया कि Fe+2 और Fe+3 या क्रोमियम +3 और क्रोमियम +6, इनके पेयर में, जैसे ये 2 पेयर दिया है, पेयर ए और पेयर बी, पेयर ए में इन दोनों में से कौन ज्यादा मैग्नेटिक मोमेंट वाला है? जिसके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन ज्यादा, उसका मैग्नेटिक मोमेंटम भी ज्यादा, ठीक। किसके पास है भाई? इसके पास 4 है, इसके पास 5 है। एक चीज देखो, अगर आप √4 × 4+2 कर रहे हैं तो कंडीशन क्या होगी? अगर 4 × 4+2 किया है तो क्या हो गया, ये 4 × यानी कि जो मैथ्स वाले हैं वो तो सॉल्व कर लेंगे। अगर मैथ्स आपका थोड़ा अच्छा है और नहीं करते बन रहा है तो एक काम करो, 24 के जस्ट बाद का कौन है परफेक्ट स्क्वायर? 25 और 24 में कितने का डिफरेंस? सिर्फ 1 का। तो एक काम करो, 25 का स्क्वायर रूट क्या है? 5। आपके पास है 24, कर दीजिए इसको 4.9, इतना तो कर लोगे, सीबीएसई इतने में काम चला लेगी। डन। अब चलो 5 वाले कहाँ चला गया? 5, ये इसको देखो, इसके लिए क्या आएगा? 5 × 5+2, 5 × 7, 35। कौन है 35 के बाद का परफेक्ट स्क्वायर? 36, 6 का स्क्वायर है। 35 और 36 में कितने का डिफरेंस? 1 का। तो एक काम करो ना भाई, 5.9 लिख के छोड़ दो। और एक चीज हो सकता है एग्जैक्ट आंसर 4.8 हो, और जो चेक करने बैठा है वो मन बना के बैठा है मैं तो नंबर काटूंगा ही, तब आप इक्वल टू का साइन मत दीजिएगा। तब आप इक्वल टू का साइन देने के बजाय ये साइन दो। इस साइन का क्या मतलब? अप्रोक्सीमेटली इतना है। तो जो नंबर कटने की गुंजाइश थी अब वो भी
हट गई। ठीक, हर सिंबल का मायने रखता है। आया समझ में भाई? ये क्या हो गया? ठीक, चलिए मैग्नेटिक मोमेंट हो गया, इतनी चीजें हो गई। हाँ ऑलमोस्ट इतना ही है। तो इस चैप्टर में से ऐसे रीजनिंग वाले क्वेश्चन ही बनते हैं। तो रीजनिंग वाले क्वेश्चन में इनमें से कोई सा भी क्वेश्चन पूछे कि का मैग्नेटिक मोमेंट, अच्छा इसमें एक टाइप का और क्वेश्चन आता है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन्स इन द फॉलोइंग। ये वाले क्वेश्चंस भी रहते हैं इसमें, जैसे कि कोबाल्ट +2 कितना आएगा अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन? कोबाल्ट का होता है 4s2 3d7। हाँ क्यों 3 अनपेयर्ड? हाँ 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। +2 का मतलब इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन उड़ गए, कितना बचा? 4s0 3d, d6 से d10 के बीच में रहेगा तो क्या करना है? 10 से माइनस, कितना होगा? 10 - 7 यानी डन। और इसका मैग्नेटिक मोमेंटम निकाल लोगे, मैग्नेटिक मोमेंट √3 × 3 + 2 3 × 5 15 16 है परफेक्ट स्क्वायर, जिसका 4 होना था। तो अब यहां ये नहीं देंगे। कितना इजी है ये चैप्टर। ठीक, तो रीजनिंग वाले जितने क्वेश्चन है वो जितना मुझे तो याद कर रहा है बेटा इतना ही है, इतने पर बेस्ड। ठीक, अब इस चैप्टर में जो बाकी की कहानी है वो है लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्सिक्वेंसेज या इंपॉर्टेंस ऑफ लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, और थोड़ा बहुत एफ ब्लॉक एलिमेंट की केमिस्ट्री, जैसे कि उसका एक्सट्रैक्शन और वो सब। ठीक, और इनका तो फिक्स है कि ऐसा वाला एक क्वेश्चन रहेगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का एक क्वेश्चन रहेगा, और एक क्वेश्चन जो एकदम कंफर्म है या तो K2Cr2O7 या तो KMnO4, उसका रिएक्शन। ठीक ठीक, तो मेरे ख्याल से 2 क्लास और चाहिए, ये चैप्टर खत्म है। चलिए आज की सभा यहीं तक। घर जाके ईमानदारी से वीडियो देख करके नोट्स कंप्लीट कर लीजिएगा।